नमस्कार, स्वागत है आपका मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के क्लास में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक मानव शास्त्र यानी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पीछे के क्लास पर हम गौर करें तो एंथ्रोपोलॉजी में अब तक हम लोग मानव विज्ञान के अर्थ, स्कोप, ब्रांचेज से लेकर सामाजिक मानव शास्त्र, मानव विज्ञान में फील्ड वर्क वगैरह का क्लास कर चुके हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक मानव विज्ञान की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और इस राजनीतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 4-5 क्लास करेंगे। 4-5 क्लास में पूरी तरह से राजनीतिक मानव विज्ञान के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। हमारे क्लास की यह विशेषता है कि पूर्ण सिलेबस को पढ़ाते हैं यूपीएससी बीपीएससी के लिए मानव विज्ञान का। चूंकि पूरी सिलेबस पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। गेस्ट क्वेश्चन तो या सजेस्टेड क्वेश्चन तो लास्ट टाइम में दिया ही जाता है, परंतु एक बार संपूर्ण सिलेबस को जरूर कवर करना चाहिए। तो अभी पिछले कुछ महीनों पहले हमने आर्थिक मानव विज्ञान शुरू किया था और उसके सभी टॉपिक को संपूर्णता में कवर किया। कोई भी एक टॉपिक भी उसमें नहीं बचा हुआ है। और उसी कड़ी में राजनीतिक मानव विज्ञान का यह पहला क्लास है। राजनीतिक मानव विज्ञान का क्लास पार्ट 1 इसको कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसके मीनिंग्स, स्कोप, एग्जाम्पल्स और संपूर्ण पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक ओवरव्यू प्रस्तुत करेंगे, सो दैट कि आप आगे आने वाले टॉपिक के बारे में भी आपकी समझ बन जाए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना है। बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या प्रकृति होती है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उसका हम आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आइए हम चलते हैं। हमारा राजनीतिक मानव विज्ञान पर बना हुआ एक सिनॉप्सिस है और उस सिनॉप्सिस के जरिए हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं राजनीतिक मानव विज्ञान, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत करने का श्रेय जाता है इवांस प्रिटीचार्ड, जिन्होंने अपने द्वारा लिखित 2 पुस्तक, अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम जो 1940 में लिखा गया था और दूसरा द न्यूअर, और इन्हीं पुस्तकों के जरिए राजनीतिक मानव विज्ञान का प्रारंभ हुआ। और एक तरह से इवांस प्रिटीचार्ड को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के माध्यम से राजनीतिक मानव विज्ञान का प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रारंभ में ऐसा नहीं था। प्रारंभिक मानव शास्त्रीय विचारधाराओं को अगर हम देखें तो ये मानते थे, मानव शास्त्रियों का मानना था, प्रारंभिक मानव शास्त्रियों का, कि आदिम समाजों में राजनीतिक प्रणाली का अभाव होता है। चूंकि बार बार ये चीज को देखा जाता है कि हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते क्या है, मानव के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, परंतु इसके लिए जो अन्य विषय हैं जैसे राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, जीव विज्ञान है, तो इन विषयों में सिर्फ और सिर्फ आधुनिक समाज के बारे में पढ़ा जाता है, आधुनिक समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। परंतु अगर हम संपूर्ण मानव सभ्यता की बात करें तो हमें आदिम मानव का भी अध्ययन किए बिना
हमारा अध्ययन का स्कोप अधूरा रहेगा, क्योंकि हम सभी मानव जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, वो कभी ना कभी आज से 2000, 4000, 5000, 10,000 वर्ष पहले सभी ट्रैवल्स फॉर्म में थे और सभी जंगलों में रहते थे और सभी एक तरह से जनजाति थे, सभी एक तरह से आदिवासी थे। तो मानव का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो मानव की जो मूल स्वरूप है उसके अध्ययन किए बिना किसी भी विषय का अध्ययन अधूरा है। तो एक तरह से मानव शास्त्र क्या करता है, तो यह किसी भी विषय का संपूरक अध्ययन करता है, यानी जिन चीजों को आधुनिक शास्त्रों में छोड़ दिया गया है उन चीजों पर विशेष फोकस करते हुए हम अध्ययन करते हैं। राजनीतिक मानव शास्त्र में ही वही बात है कि हम लोग संपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम की अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन विशेषकर जो आदिम समाज है, आदिम समाज का हम अध्ययन जरूर करते हैं। तो आदिम समाज के बारे में जेपी मॉर्गन और दुर्खिम का कहना था कि आदिम समाजों में कोई राजनीतिक प्रणाली नहीं है और उसका अभाव होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदिम समाजों में राज्यविहीन प्रणाली पाया जाता है, यानी वे असभ्य हैं, बर्बर हैं, यहां पर मनमानी चलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या टिट फॉर टैट। तो इस तरह की अवधारणाएं मानव विज्ञान में मॉर्गन और दुर्खिम ने दिया था। परंतु 1940 में जब से अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम आया तो इवांस प्रिटिचार्ड ने खास करके एक अफ्रीकी देश सुडान का फील्ड वर्क किया, यहां पर अध्ययन किया और न्यूअर समाज पर, न्यूअर एक जनजाति है सुडान का, तो न्यूअर समाज को काफी करीब से देखा और उसके अध्ययन में देखा कि किस तरह से जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है न्यूअर समाज में, वो वंश आधारित लड़ाई होता है और एक वंश के प्रधान को यदि मारा जाता है तो दूसरे वंश के प्रधान को भी मारकर बदला लिया जाता है। तो इस वंश आधारित समाज में जो राजनीतिक सिस्टम देखा, तो इसके आधार पर इवांस प्रिटिचार्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जनजातीय समाजों में भी राजनीतिक प्रणाली है, वहां भी शासन व्यवस्था है। और इस तरह से राजनीतिक मानव विज्ञान का प्रारंभ हुआ। बाद में इसमें रेडक्लिफ ब्राउन और मेलानोव्स्की जैसे भी मानव शास्त्री जुड़ते चले गए और इसका गहराई से अध्ययन हुआ। लेकिन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का, उसका श्रेय जाता है एडवर्ड इवांस प्रिटिचार्ड। ये इवांस प्रिटिचार्ड, शॉर्ट में हम लोग इसको प्रिटिचार्ड भी कहते हैं, चलिए, लेकिन इनका पूरा नाम ये है। तो एक बात तो हम समझ गए हैं कि राजनीतिक मानव विज्ञान संपूर्णता में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करता है और जब तक हम आदिम समाजों के राजनीतिक प्रणाली का, आदिम समाजों में कैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखा जाता है, आदिम समाज में जो सिस्टम होते हैं, जो सरकार होते हैं, उसके कौन कौन से स्वरूप हैं, इसका अध्ययन ना कर ले तब तक राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन जो है वो अधूरा है। तो आइए हम राजनीतिक मानव विज्ञान को संपूर्णता से समझने के लिए बीपीएससी यूपीएससी के लिए जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसकी एक झलक देख लेते हैं। यूपीएससी बीपीएससी, तो सबसे पहले टॉपिक के रूप में जिसका अधिकांश भाग आज हम कवर करेंगे वो है राजनीतिक मानव विज्ञान का अर्थ, इसका क्या डिफिनेशन है, इसका स्कोप यानी कहां तक इसका कार्य क्षेत्र है और कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद चूंकि राजनीतिक मानव विज्ञान में हम जनजातीय कानून पढ़ते हैं, तो जनजातीय कानून की क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। आज के समय में हम जो आधुनिक कानून है तो उसको किसी ना किसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी द्वारा बनाया गया है। कुछ कानून जानबूझकर बनाए गए हैं, कुछ कानून समय के साथ विकसित होते गए हैं।
परंतु जनजातीय कानून आधुनिक कानून से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां प्रथाओं और परंपराओं का अधिक महत्व है। इसलिए जनजातीय कानून की विशेषताओं को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक में आ जाइए, राज्य राजनीतिक प्रणाली। राज्य राजनीतिक प्रणाली क्या हुआ? तो आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में क्या है कि स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है। यहां पर राज्य की बहुत भारी भूमिका होती है। परंतु अगर हम जनजातीय इलाकों को देखें तो यहां पर स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो हम लोग राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच तुलना करेंगे, अंतर स्थापित करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं राज्य राजनीतिक प्रणाली वर्सेस राज्यविहीन राजनीतिक प्रणाली, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथे पॉइंट के बारे में सरल समाज में न्याय एवं कानून। तो अब जैसा कि प्रारंभिक मानव शास्त्रियों का मानना था कि जनजातीय समाजों में न्याय और कानून होता ही नहीं है, परंतु मानव शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपको इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि जनजातीय समाजों में भी न्याय और कानून है और आधुनिक कानून से तुलना करते हुए यह बताना पड़ेगा कि यहां भी न्याय और कानून है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद पांचवा आ जाइए कि जो न्याय और कानून है उसके लिए कौन सी विधि अप्लाई किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आदिम विधि, यानी प्रिमिटिव लॉ। तो प्रिमिटिव लॉ के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे आदिम विधि क्या है, इसमें क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हालांकि ये दूसरा टॉपिक और पांचवा टॉपिक ये काफी मिलता जुलता है। उसके बाद जनजातीय जो इलाके होते हैं तो प्रारंभ से ही काफी अलग थलग रहते थे। अगर कोई प्रतापी राजा है तो उसका अगर बाउंड्री है, सीमा, इस सीमा के अंदर भी कोई जनजातीय इलाका, चूंकि जंगलों में पहाड़ों में रहते थे तो ये जंगली इलाके जो होते थे तो एक तरह से स्वतंत्र होते थे। यहां पर उस राजा का कानून नहीं चलता था। अंग्रेजों के जमाने में भी जब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी राज्य था, इंग्लिश कानून था, तो उस समय भी जनजातीय क्षेत्र को एक वर्जित क्षेत्र के रूप में रखा गया था जहां लोगों का जाना निषिद्ध था। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो जनजातीय इलाकों में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो जनजातियों का संगठन था या जनजातियों के जो मुखिया होते होंगे या इनके सरदार होते होंगे, तो इसके कौन कौन से स्वरूप हैं और इन जनजातीय इलाकों के सरल समाजों में जो वैध प्राधिकारी है, जैसे किसी भी देश के वैध प्राधिकारी के रूप में स्टेट होता है, स्टेट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री होता है, तो वहां पर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो जनजातीय इलाके हैं वहां से ही राजनीतिक संगठनों का उद्भव हुआ है, क्योंकि संपूर्ण मानव पहले जंगली थे, यायावर थे और कंद मूल फल चुनते थे। विशेष किसी सभा संगठन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन वह कौन सी कारण है कि धीरे धीरे संगठनों का उद्भव हुआ और जो भी सामाजिक संगठनों का उदय हुआ वो धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों में बदलता चला गया। तो इसका राजनीतिक संगठनों का उद्भव एवं विकास भी मानव शास्त्र का एक पॉलिटिकल मानव शास्त्र का एक कोर टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद आठवें टॉपिक के रूप में हम लोग देखेंगे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कहां? तो हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई ऐसे देश आजाद हुए जिनकी जनजातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थे। तो ये जनजातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ देश, तो वहां पर राष्ट्र निर्माण के लिए क्या चैलेंजिंग था और कैसे कैसे वहां पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। नेशन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है यह भी एक टॉपिक है। तो ये कुल 8 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आगे चलकर और इसी के माध्यम से हम पूरा पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर करेंगे। अब आ जाइए, अगर हम आदिम समाज के राजनीतिक पहलू को जानना चाहते हैं
आदिम यानी जनजातीय समाज की। तो इसका जो राजनीतिक पहलू है वो स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे अगर आज के आधुनिक कानून को ले लें, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, तो इंडियन पेनल कोड आप देखेंगे तो यहां इसका कोई विशेष सांस्कृतिक या सामाजिक आधार नहीं है, क्योंकि यह कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1860 में। थोड़े बहुत संशोधनों के बावजूद भी देश में यही कानून आज भी लागू है। तो यहां पर अब सांस्कृतिक आधार इसलिए नहीं कि कई ऐसी संस्कृतियां थी जैसे कि उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बालिका शिशु है उसकी हत्या, या ह्यूमन सेक्रीफाइस, नरबलि की प्रथा थी। तो ये सभी कुरीतियों को पूरी तरह से आईपीसी बैन करता है। तो हम मान सकते हैं कि इसका जो है भारतीय संदर्भ में कोई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का रोल नहीं है। परंतु अगर हम आदिम समाज के कानून को देखें तो इसका जो राजनीतिक पहलू जुड़ा होता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक से जुड़ा होता है। यहां पर लिखित कानून का अभाव होता है, सारे मौखिक के रूप में याद रहते हैं। चूंकि मौखिक इसलिए कि सारे जो कानून हैं वो देखा जाता है कि समाज और कल्चर क्या कहता है, उसी के अनुसार से जो लॉ एंड जस्टिस है वो फॉलो करता है। तो वास्तव में लिखित कानून का अभाव होता है क्योंकि यह संचालित होता है आदिम विधि के द्वारा, यानी प्रिमिटिव लॉ। अब प्रिमिटिव लॉ है क्या, तो पूरा का पूरा यह परंपरागत नियम है। परंपरागत नियम है जो सदियों से चला आ रहा है, वर्षों से, और इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज देखने को नहीं मिलता है और ना ही किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ना तो यहां परिवर्तन होता है और ना ही रूपांतरण होता है। सदियों से जो चला आ रहा है बस वही कानून चला आ रहा है, अगर परिवर्तन है भी तो बिल्कुल नाम मात्र का। तो ये परंपरागत नियम किस पर आधारित होते हैं, तो धर्म पर, धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, तो इनसे आधारित होते हैं। और ये परंपरागत नियम के दो आधार होते हैं, एक तो सामाजिक आधार। तो सामाजिक आधार में देखिए आप नियम हो गया, कानून हो गया और प्रथा हो गया। उसी तरह से दूसरा होता है सांस्कृतिक आधार। तो सांस्कृतिक आधार में क्या हो गया, तो टोटम हो गया, टैबू हो गया और धर्म हो गया। तो ये परंपरागत नियम के दो आधार होते हैं, सामाजिक आधार और सांस्कृतिक आधार। और इन्हीं आधारों से जो भी फैक्ट हैं इनसे मिलकर बनता है आदिम विधि। अब आदिम विधि के अंतर्गत होता क्या है, तो चूंकि जब भी कोई विवाद हुआ या कोई डिस्प्यूट हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसका निपटारा करना है। आधुनिक कानून में भी ऐसा होता है कि हम लोग अगर किसी के अधिकारों का हनन हुआ, किसी पर शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न हुआ या फिर किसी के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग कोर्ट पुलिस में जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर भी कोई अगर विवाद हुआ या किसी के अधिकारों का हनन हुआ, किसी पर अत्याचार उत्पीड़न हुआ, किसी के साथ अन्याय हुआ, तो ये जाएंगे प्रधान के पास। अलग अलग जनजातियों के अलग अलग प्रधान और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं पर प्रधान कहे जाते हैं, कहीं पर मांझी कहे जाते हैं, कहीं पर सरदार कहे जाते हैं, कहीं पर महतो कहे जाते हैं। उसी प्रकार साउथ इंडिया की जनजातियों में जो उनके प्रधान होते हैं उसको पेड्रा माची कहा जाता है। तो पेड्रा माची भले ही या गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हों, परंतु इनका तरीका जो है वो काफी लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक कैसे होता है कि जब भी कोई विवाद आता है तो उसके लिए पंचायत बुलाया जाता है, पंचायत। और पंचायत में सभी लोग होते हैं, जिसमें थोड़ा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तवज्जो दिया जाता है, बड़े बुजुर्ग को तवज्जो दिया जाता है। और सारे लोगों से मिलकर बनता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में विवादों को रखा जाता है, वहां गवाह भी पेश किए जाते हैं और सबूत भी पेश किए जाते हैं।
गवाह के रूप में चश्मदीद गवाह जो घटना के वक्त साक्षी हो, और सबूत के रूप में कसम और अग्नि परीक्षा से दोष या निर्दोष निर्धारित किया जाता है। और अंततः ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को, ग्राम सभा द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसको जो उस ग्राम के प्रधान है, चाहे प्रधान या मांझी, महतो, पेडरा, माची, ये ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को लोगों को सुनाता है। और एक तरह से ये सिर्फ संवाददाता का कार्य करता है, यानी एक तरह से बेहद लोकतांत्रिक तरीका होता है। और इसके द्वारा जो भी निर्णय दिया गया हो, जो भी न्याय दिया गया हो, वो सभी को मान्य होता है, जिसके कारण से जो सामाजिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चला रहता है। तो आदिम विधि के अगर हम कार्यों को देखें तो आदिम विधि के कौन कौन से कार्य होंगे? तो एक तो सबसे पहला तो इसका सामाजिक व्यवस्था इससे बना रहता है। अगर किसी को दोषी ठहराया गया और उस दोष के लिए उसे दंड दिया गया तो डर से दूसरे समाज के दूसरे लोग दंड नहीं करते हैं, समाज के दूसरे लोग अपराध नहीं करते हैं। फिर इससे विवादों का निपटारा हो जाता है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। फिर इससे शक्तियों का विभाजन होता है, क्योंकि प्रधान और मांझी तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियंत्रण करता है, सामाजिक रेगुलेशन बनाए रखता है। साथ ही जो परिवार है तो बहुत हद तक किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का नियंत्रण परिवार और नातेदारी के लोग ही करते हैं। जहां से बच्चे का अच्छा लालन पालन होता है तो वो समाज के नियमों को मानता है, तो इस तरह से समाज में अपराध कम होता है। और दूसरा, ये सब मिलकर लोगों के व्यवहार का नियंत्रण करता है। जो उसका बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का कार्य जो है वो आदिम विधि का ही है, और आदिम विधि के माध्यम से सभी के व्यवहारों को नियंत्रण किया जाता है। अब आ जाइए, हम देखेंगे कि जनजातीय कानून की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जनजातीय कानून की, चूंकि यह आधुनिक कानून से भिन्न है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में अगर कानून का देखें तो जो भी जितने भी कानून हैं तो उनमें से सबसे जो मूल है वो है आईपीसी, और इससे भी बड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का कानून है, भारतीय संविधान। तो इसकी भी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, आधुनिक समाजों पर लागू होता है। परंतु अगर जनजातीय समाजों को अगर देखें तो यहाँ के जो आदिम विधि होते हैं उसकी सबसे पहला विशेषता होता है कि प्रथागत प्रकृति होती है। यानी इन कानूनों में कानून किस पर आधारित होता है? तो प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म, कल्चर, इन सब चीजों पर आधारित होता है। और जो संस्कृति कहता है, जो सामाजिक नियम होता है, जो सामाजिक व्यवस्था होता है, वही एक तरह से कानून है, वही एक तरह से विधि है। दूसरा है कि नातेदारी की प्रधानता, यानी नातेदारी के लोग ही अपने सदस्यों को, या किसी परिवार के लोग अपने सदस्यों को समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य करता है, उसे सिखाता है, उसे उस अनुसार से समाजीकरण करता है कि आगे चलकर वह बच्चा जब बड़ा होगा तो समाज के नियमों को मानेगा और समाज को अपने से ऊपर मानेगा। तो एक तरह से नातेदारी के लोग ही समाज के नियमों को मानने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, बाध्य करता है, प्रशिक्षित करता है। तो बहुत ज्यादा विवाद वगैरह का संभावना नहीं रहता है। तीसरा विशेषता देखिए कि इसमें जनमत का प्रभाव होता है, यानी जो पब्लिक ओपिनियन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। किसी को अगर सजा देना हो तो सजा देना हो तो यह देखा जाता है कि पब्लिक क्या कह रही है, जनता की क्या राय है। परंतु अगर हम आधुनिक कानून आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में जनता का राय कोई मायने नहीं रखता है। कानून जो कह रहा है, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है, उसके अनुसार से ट्रायल चलता है और उसके अनुसार से सजा दिया जाता है। आईपीसी के अंतर्गत आप देखें तो अच्छे खासे जनता पर पकड़ बनाए रखने वाले नेताओं को भी अपराध करने पर उसे दंड मिलता है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, चाहे उसका जनमत पर कितना भी अच्छा खासा प्रभाव क्यों ना हो। लेकिन जो आधुनिक कानून है उसके अनुसार से उन्होंने अगर गलती किया है, उन्होंने अगर अपराध किया है, तो भले ही जनमत उसके करोड़ों में हो, करोड़ों में जनता उसके साथ हो,
लेकिन कानून के मुताबिक उसे सजा जरूर मिलेगा। परंतु जनजातियों में क्या होता है, एक जनमत का प्रभाव होता है। अगर जनता चाहती है कि नहीं छोड़ दिया जाए तो अपराधी को छोड़ा जा सकता है। चौथा जो विशेषता होता है वो होता है अपरिवर्तनशीलता, यानी ये जो है काफी रूढ़ होता है। यहां चेंजेज बहुत कम होता है, यहां परिवर्तन नहीं होता है, रूपांतरण नहीं होता है। जो कानून वर्षों से चला आ रहा है वही चलते रहता है। कोई इसमें परिवर्तन की बात नहीं करना चाहता है। अगर परिवर्तन की बात अगर कोई करेगा तो यह भी एक प्रकार का अपराध होगा। तो बहुत ही अपरिवर्तनशील होता है। वैसे भी जनजातीय इलाकों में बहुत ज्यादा विवाद नहीं होते हैं, छोटे मोटे विवाद को निपटा लिया जाता है आपस में ही। बहुत कम मामले ही प्रधान तक पहुंचता है। उसके बाद जो भी समाज के नियम है, जो आदिम विधि है, तो उसको पालन करवाने का जिम्मा किसको है? तो पालन करवाने का जिम्मा पूरे समाज को है। एक तरह से सामूहिक दायित्व है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं। हालांकि ये तो आधुनिक समाज के लिए भी जरूरी है कि समाज में अपराध कम हो। तो ये जो जिम्मा है, ये जो दायित्व है, हम सभी का है। समाज में रहना है हमें, तो हम अपने अपने दायरे को निश्चित कर लें, अपने अपने लोगों को के व्यवहारों का नियंत्रण कर लें, उन्हें अच्छी तरह से उनका लालन पालन और समाजीकरण करें, तो समाज में अपराध खुद ब खुद घट जाएगा। परंतु क्या होता है कि हम दूसरे के ऊपर देते हैं, पुलिस पर छोड़ देते हैं, कोर्ट पर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट और पुलिस का काम है अपराधियों को सजा देना, अपराध पर कंट्रोल करना नहीं। तो यहां भी देखिए जनजातीय कानून से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं कि यहां पर सामूहिक दायित्व है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि समाज के जो आदिम विधि है उनको लागू करवाने का जिम्मा सभी को है, पूरे समाज को है। नेक्स्ट अगर देखिए तो नेक्स्ट विशेषता है दीवानी और फौजदारी कानून में भेद नहीं। जैसा कि आप देखते होंगे दो प्रकार के लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है, सिविल लॉ जो कि जमीन जायदाद और संपत्ति से जुड़े होते हैं, और दूसरा होता है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल लॉ जो खास करके आपराधिक घटनाएं होती है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, तो ये सब क्रिमिनल केसेज हैं। तो दो प्रकार के हैं, दोनों के ट्रायल भी अलग अलग चलते हैं और दोनों की सारी प्रक्रिया में बहुत सारे अंतर होते हैं। जो न्यायाधीश होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। परंतु जनजातीय इलाकों में दीवानी और फौजदारी कानून में कोई भेद नहीं है, यहां सब एक ही है। ऐसा इसलिए कि दीवानी मामले वहां बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर दीवानी मामले है जैसे लेन देन, रुपया पैसा, तो उसका आपस में ही विवादों का निपटारा कर लिया जाता है। और जमीन जायदाद है तो जमीन जायदाद तो ऐसे भी खरीद बिक्री योग्य, तो भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जमीन को खरीद बिक्री योग्य बनाया। तो जमीन जायदाद का ज्यादा नहीं रहने के कारण दीवानी मामलों में विवाद बहुत ही कम होते हैं। मुख्यतः जो विवाद होते हैं वो फौजदारी मामलों के, जो क्रिमिनल केसेज होते हैं, तो उसका उन मामलों में नियम बना हुआ है आदिम विधि में कि किस प्रकार के दोष के लिए, अपराध के लिए किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि इरादे का महत्व नहीं, यानी इंटेंशन का यहां कोई महत्व नहीं है। यहां सिर्फ यह देखा जाता है कि अपराध हुआ या नहीं। यह नहीं देखा जाता है कि अपराध किसी भी व्यक्ति की गलती से हुई, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, इसको यहां देखा नहीं जाता है। जबकि अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में क्या है, यहां इंटेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। मान लिया जाए कि आपने दो मित्र एक साथ जा रहे हैं और दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और एक मित्र ने दूसरे को एक घूंसा मारा जिससे दूसरे मित्र की मृत्यु हो गई। तो यहां चूंकि इरादा नहीं था, अचानक ही विवाद बढ़ा और मृत्यु हो गई, तो यह एक प्रकार का गैर इरादतन हत्या हुआ। परंतु जनजातीय कानून में सिर्फ यह देखा जाता है कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर पेड़ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब किसी ने पत्थर चलाया पेड़ पर फल तोड़ने के आस में। उसे यह पता नहीं था कि पेड़ पर कोई व्यक्ति भी बैठा होगा, परंतु वह पत्थर उस व्यक्ति को जाके लगा और वो गिरा
वह व्यक्ति गिरा और मर गया। तो जनजातीय कानून के अनुसार से यह एक प्रकार का हत्या हुआ। इंटेंशन रहे या ना रहे, यह एक प्रकार का हत्या हुआ और उसे हत्या का ही दंड मिलेगा। जबकि आईपीसी में इंटेंशन का बहुत बड़ा महत्व है, तो यहां इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है। अपराध की सजा के रूप में शारीरिक दंड दिए जाते हैं, यानी किसी को के साथ मारपीट किया जाता है, उन्हें कोई कठोर काम करने के लिए दे दिया जाता है, शारीरिक दंड के रूप में यह है। लेकिन अधिकांश अगर हम देखें तो अधिकांश दंड जो होता है वो जुर्माना के रूप में होता है। जुर्माना के रूप में कोई राशि फिक्स की जाती है या फिर भोज देने के लिए कहा जाता है। अब नेक्स्ट विशेषता को देखिए तो है व्यक्तिगत पदाधिकारी। व्यक्तिगत पदाधिकारी, क्योंकि जनजातीय इलाकों में कोई सार्वजनिक पदाधिकारी नहीं होता है। सार्वजनिक पदाधिकारी कौन हुए? तो इसमें आप पुलिस को ले सकते हैं या फिर जज को ले सकते हैं, इसका अभाव होता है। यही कारण है कि यहां पर सार्वजनिक पदाधिकारी के स्थान पर व्यक्तिगत पदाधिकारी होता है, और व्यक्तिगत पदाधिकारी के रूप में खुद पीड़ित व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो, जिसका शोषण उत्पीड़न किया गया हो या जिसके साथ अपराध किया गया हो, वही पीड़ित व्यक्ति खुद जो है अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेते हुए न्याय को स्थापित करता है। जो काम आधुनिक समाज में जज और पुलिस करते हैं, वही काम जनजातीय इलाकों में व्यक्तिगत पदाधिकारी के रूप में खुद पीड़ित व्यक्ति करता है। नेक्स्ट विशेषता है साक्ष्य। तो साक्ष्य तो कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि साक्ष्य यानी सबूत के आधार पर ही किसी मुकदमे की प्रकृति तय होती है और उसके आधार पर ही न्याय दिए जाते हैं। तो आधुनिक कानून में देखें तो साक्ष्य के लिए गवाह पेश किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्ट से लेकर तमाम सारी चीजें हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या दस्तावेज के फॉर्म में। परंतु जनजातीय इलाकों में चूंकि इन सब चीजों का अभाव होता है, इसलिए यहां पर कसम और अग्नि परीक्षा, कसम और अग्नि परीक्षा ही साक्ष्य का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। और इसलिए कि कसम, अगर किसी व्यक्ति को अपने कुल देवता के नाम से कसम खाना पड़ा, ये तो ऐसे ही कुल देवता इतने नाराज होंगे कि उसके जीवन में तबाही मचा सकता है। तो इससे बढ़िया है कि कसम खाने से अच्छा है कि हम अपने अपराध को स्वीकार कर लें। और अग्नि परीक्षा, आग में चलकर या तालाब में डुबकी लगाकर जो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तो वहां तो पता चल ही जाएगा, ऐसा मानना है। तो इससे बढ़िया है कि हम अपराध को स्वीकार कर लें। तो ये कसम और अग्नि परीक्षा जनजातीय इलाकों में सबूत के तौर पर इसका व्यापक प्रभाव है और इसके जरिए ही न्याय सुनिश्चित किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जैसे अगर कानून है तो कानून का उल्लंघन होने पर दंड किससे मिलेगा। तो आधुनिक समाजों में हम देखते हैं कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो दंड किससे मिलेगा? सार्वजनिक पदाधिकारी से। सार्वजनिक पदाधिकारी कौन हुए? पुलिस और जज। जबकि प्रथाओं का यदि उल्लंघन होगा तो प्रथा का उल्लंघन होगा तो व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, यानी सोशल बाइकॉट किया जाएगा, इसका उपहास किया जाएगा और वो व्यक्ति निंदा का पात्र होगा। और अगर टैबू, जैसे बहुत से समाज में सबके लिए अलग अलग टैबू होता है। टैबू मतलब हुआ निषेध। टैबू पर हम लोग सांस्कृतिक मानव विज्ञान में जाके क्लास करेंगे। तो निषेध क्या है? जैसे हिंदुओं में गाय का मांस खाना टैबू है, मुसलमानों में सूअर का मांस खाना टैबू है। तो ये टैबू है और इस अगर टैबू का हम उल्लंघन करते हैं तो हमें ईश्वरीय दंड मिलेगा। तो इसलिए उल्लंघन होने पर दंड मिलता है। परंतु अगर जनजातीय कानून है तो जनजातीय कानून का अगर उल्लंघन होगा तो कैसे दंड मिलेगा? जनजातीय कानून यानी आदिम विधि, प्रिमिटिव लॉ। तो प्रिमिटिव लॉ का उल्लंघन होने पर क्या होगा कि दंड कौन देगा? तो दंड देगा व्यक्तिगत पदाधिकारी। व्यक्तिगत पदाधिकारी
से दंड मिलेगा। और व्यक्तिगत पदाधिकारी कौन होता है? जो होता है पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति, तो पीड़ित व्यक्ति को ही जज और पुलिस की तरह सजा देने का अधिकार है। और सजा के रूप में क्या होगा? तो सजा के रूप में नॉर्मली क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन और वेयर गिल्ड यानी वैर दे जिसको कहते हैं। और यह क्या है? तो इसको हम आधुनिक भाषा में बोल सकते हैं जुर्माना। तो जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने की राशि भोज में खर्च किया जाता है या फिर अपराधी को ही कहा जाता है कि जुर्माने के रूप में तुम एक भोज दे दो। तो इससे फिर जो है उसका जो अपराध होता है वो माफ हो जाता है। भोज देने में खर्च होता है, तो खर्च एक तरह से जो आर्थिक दंड लगता है, ये जो आर्थिक दंड है, तो बहुत बार क्या होता है कि आर्थिक दंड लगने के कारण भी मनुष्य अपराध करने से डरता है। तो एक तरह से ये आर्थिक दंड हो गया। परंतु जघन्य अपराधों जैसे हाइनियस क्राइम, तो हाइनियस क्राइम जैसे हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, डकैती हो गया, तो ये सब के लिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। सामान्य छोटे मोटे जो अपराध हैं उसके लिए क्षतिपूर्ति और जुर्माना या शारीरिक दंड दिया जा सकता है। परंतु जघन्य अपराध जो हाइनियस क्राइम है उसके लिए मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। उदाहरण एक हम देखते हैं, एक बिटलाहा एक प्रथा है। बिटलाहा प्रथा के अंतर्गत संथाल जनजाति के लोग अपराधियों को सजा देते हैं। संथाल जनजाति में कोई अपराध होने के बाद एक पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत में अगर अपराधी हाजिर नहीं होता है तो सब मिलकर तय किया जाता है कि जो अपराधी है उसका बिटलाहा कर दिया जाए। तो बिटलाहा की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि सब गांव के लोग एकत्र होते हैं, ढोल नगाड़ा के साथ गाजा गाते बजाते हुए अपराधी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां पर गाना गा गा कर उसको चैलेंज करते हैं बाहर निकलने के लिए। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, फिर भी अगर बाहर नहीं निकले तो उसके संपत्ति को नष्ट किया जाता है, उसके मवेशियों को मार डाला जाता है। इतना ही नहीं, अगर अपराध की प्रवृत्ति काफी ज्यादा जघन्य हो, जैसे हत्या बलात्कार वगैरह हो, तो ऐसे मामलों में उनके घर को जला दिया जाता है और अपराधी को जान से भी मार दिया जाता है। तो यह एक प्रकार का बिटलाहा एक प्रथा है जो संथाल जनजाति में अपराधियों को सजा देने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे जनजातियों में सरकार की। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि जो जनजातीय क्षेत्र होते थे तो यहां एक प्रकार का बाहरी शासन नहीं के बराबर रहता था। किसी राजा या साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में होने के बावजूद भी ये इलाके अलग थलग होते थे जहां ये स्वयं कानून चलाते थे। आज की तरह आज के जमाने में तो खैर चलिए संपूर्ण इलाकों में सरकार कायम हो गया और सरकारी नियम चलता है, लेकिन ये जो अध्ययन है 1950 से 60 के दशक का है। तो उस दौरान की स्थिति ये था कि जनजातियों की अपनी सरकार होती थी। तो सरकार किस प्रकार के, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार के सरकार होते थे। तो इसको दो तरह से देखेंगे। एक तो हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, टाइप्स यानी सरकार के प्रकार, और दूसरा जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के स्वरूप। तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। इसको भी हम अगले टॉपिक में काफी विस्तार से हम इसको देखेंगे। तो कई जनजातियों में ईश्वर तंत्र यानी ये माना जाता है ये समाज जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ईश्वर के नाम पर कुछ गणमान्य लोग शासन चलाते हैं और इस तंत्र को कहा जाता है इंग्लिश में थियोक्रेसी। उसी प्रकार कुछ जनजातियों में वृद्ध तंत्र पाया जाता है, जहां कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध जनों की एक समिति होती है, तो वृद्ध जनों की समिति द्वारा, क्योंकि ये लोग समाज के काफी अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं, तो समाज के नियमों को स्थापित करने में इन्होंने अधिक दुनिया देखी होती है वर्तमान पीढ़ी की अपेक्षा। तो ये लोग जो शासन चलाते हैं इसे जेरेंटोक्रेसी कहा जाता है। फिर उसी प्रकार कुलीन तंत्र, कोई व्यक्ति जो पूर्व में शासन कर रहा था तो ये वंशानुगत रूप से जो कुलीन लोग होते थे, जैसे जनजातीय इलाकों में महतो हो गया
या फिर उनके पुरोहित वगैरह हो गया, तो वही लोग फिर जो है शासन के सत्ता पर बैठते थे, और उसे जो है ओलिगोक्रेसी कहा जाता है या ओलिगोयार्की कहा जाता है। और फिर इसके बाद ये कुलीन तंत्र जो है वो धीरे धीरे राजतंत्र में बदल जाता है। जो इनके जनजाति जो सरदार होते हैं, ये सरदार जब अपने अधीन इनके पराक्रम से कई और आसपास के क्षेत्रीय सरदार इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, तो एक तरह से क्या होता है, ये सरदारों का सरदार हो जाता है, और धीरे धीरे यही स्थिति जो है वो राजा के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये मोनार्की हो गया। और आज के जमाने में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तो चाहे जनजाति हो, जाति हो, या किसी भी देश प्रदेश के लोग हैं, तो अधिकांश स्थानों पर, कुछ देशों को छोड़कर सभी जगह लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के 5 प्रकार का मैंने जिक्र किया। एक ईश्वर तंत्र, दूसरा वृद्धजनों का तंत्र, तीसरा कुलीन तंत्र, चौथा राजतंत्र, और 5वां प्रजातंत्र या लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। अब आ जाइए बात करते हैं फॉर्म्स पर। सरकार के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्थानीय सरकार होता है, लोकल गवर्नमेंट, जो किसी 1 या 2 गांव मिलाकर एक मुखिया होते हैं, और ये मुखिया एक तरह से पंचायत के स्वरूप में होते हैं, और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। इनकी बात को सब लोग मानते हैं, और किसी भी विवाद वगैरह हो तो फिर मुखिया ही निपटारा करता है। कई जगह में आप फॉर्म्स देखिए, तो जो सरकार होता है, जो उसका एक काउंसिल होता है जिसको कि वृद्धजन समिति कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स, तो वृद्धजनों की समिति होती है, और ये बुजुर्ग लोग ही सरकार चलाते हैं। उसके बाद प्रधान होता है या सरदार, जिसको बोलते हैं चिफ्टन। तो चिफ्टन क्या होता है, सरदार। और दूसरा है यहाँ मुखिया। तो मुखिया और सरदार में क्या अंतर है। तो मुखिया नॉर्मली जो है सभी लोगों की अनुशंसा पर बनता है, कि सब लोग किन्हीं को अगर पसंद करते हो तो वो हो गया मुखिया। उसको चुन दिया गया कि भाई ये अच्छा आदमी है, सबको ये समान दृष्टिकोण से देखता है, सबका काम करेगा, सबकी बात को रखेगा, और अच्छा से शासन चलाएगा, अच्छा नियम है, ईमानदार है, तो उसको मुखिया। और सरदार क्या है कि जबरन लोगों पर कब्जा जमाता है, या कोई एक तरह से पराक्रम से तय होता है। कोई सरदार अगर कोई पराक्रम का काम दिखाया, चाहे इन्होंने शेर मारा हो या किसी को मल्ल युद्ध में पराजित किया हो, तो ऐसे लोग सरदार बन जाते हैं। ठीक है। और फिर 5वें स्वरूप में देख सकते हैं वंशानुगत राजतंत्र, जो कि एक तरह से हेरिडिटरी मोनार्की है, यानी राजा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से वंशानुगत राजतंत्र। तो ये आपने अभी देखा कि जनजातियों में जो सरकार है उसके जो 5 टाइप्स हैं और 5 फॉर्म्स भी हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं कि जनजातीय समाजों में न्याय की प्रक्रिया क्या है। तो बीपीएससी में एक सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि जनजातियों में भी या आदिम समाजों में भी कानून व्यवस्था है, यानी जनजातियों में भी कानून व्यवस्था है, सिद्ध करें। जनजातियों में भी कानून व्यवस्था है। तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध तो उसी पैरामीटर्स पर करेंगे कि हाँ, आप जो है मॉडर्न सोसाइटी को देखेंगे, आधुनिक समाज को, और उसमें जो अदालती कार्रवाई होती है, जो कानून है, तो उस कानून के अनुसार से जो पैरामीटर्स है वो भी अगर वहां पर सेट होता है जनजातीय समाजों में, तो हम मानेंगे कि वहां भी कानून है। आधुनिक समाजों में कानून व्यवस्था पर अगर चर्चा करें तो क्या क्या होता है। तो यहां पर अगर अपराध होता है तो अपराधों के निर्धारण के लिए अदालत में कई तरह की कार्रवाई होती है, कई तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, और फिर दंड का निर्धारण किया जाता है, और फिर सजा दिया जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्ट हैं, इसको हम यहां भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जनजातियों में न्याय प्रक्रिया क्या है। जनजातियों में न्याय प्रक्रिया क्या है। द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इन ट्राइबल सोसाइटी। तो वही तो सबसे पहले देखिए, अपराधों का निर्धारण किया जाता है। यह देखा जाता है कि अपराध हुआ या कि नहीं, या कोई कृत्य जो किसी मनुष्य द्वारा किया गया वह अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं जो है किसी के
खेत से या बगान से होकर गुजर गया और उस बगान के मालिक ने हम पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने अपराध किया तो फिर यह कानून का विषय है देखना है कि उस बगान से प्रवेश करना अपराध है या नहीं, तो उसमें क्या नियम है। कुछ तो नियम है, या खुद उसने जो नियम बनाया होगा, कहीं अगर बोर्ड लगाया हो कि इधर अंदर प्रवेश ना करे, ये निजी संपत्ति है। तो इस तरह से सबसे पहले अपराधों का निर्धारण। अगर वैसा नहीं है, अगर खुला बगान था तब तो कोई अपराध नहीं है, परंतु अगर बोर्ड लगा हुआ था, उसमें नियम था कि इसमें जो है कोई जो है बाहरी आदमी प्रवेश ना करे, तो वो अपराध हुआ। तो एक तरह सबसे पहले जो है अपराधों का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम, कि अपराध है क्या, यानी किन किन चीजों को, किन किन व्यवहारों को हम अपराध कहेंगे और किन किन व्यवहारों को अपराध नहीं कहेंगे। ठीक है। फिर होता है साक्ष्य की विधियां, जो सबूत है, सबूत के लिए कौन कौन सी विधि होती है, मेथड ऑफ एविडेंस, इसको देखा जाता है कई रूप में, जैसे गवाह के रूप में, जैसे पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है, तो उसको नहीं मानेंगे, यह आधुनिक कानून की विशेषता है। ठीक है। वो अब देखा जाता है अपराध का इरादा, इंटेंशन ऑफ क्राइम, कि अगर कोई अपराध हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, जो वो करना नहीं चाहता था, और एक होता है कि योजना था, उसका मनोदशा थी अपराध करने की, तो वो भी देखा जाता है। तो अगर अदालती कार्रवाई को देखें तो फिर अदालत में कार्रवाई चलता है, कई दौर की कार्रवाई चलती है, और फिर देखा जाता है एक एक फैक्ट को, और तब जाके अपराधी को सजा दिया जाता है। और सजा के रूप में फिर दंड का निर्धारण किया जाता है कि भाई अगर ये सब हो गया कि भाई अपराध क्या है, उसकी श्रेणी में अपराधी ने अपराध किया और गवाह भी उसके साथ मैच कर गया कि हाँ अपराध हुआ है, अपराध करने का इरादा भी था, और अदालती कार्रवाई में पूरी तरह से ठोंक बजाकर देख लिया गया कि नहीं अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसके लिए दंड। तो दंड क्या होगा, तो दंड है कि जो अमाउंट ऑफ क्राइम है, माने जो अपराध की जो प्रवृत्ति है, वैसा नहीं कि कोई व्यक्ति ने कलम चुरा लिया तो उसको आप मृत्यु दंड की सजा दे दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। कलम चुरा लिया तो उसके लिए उस पर आर्थिक जुर्माना लगा सकते हैं, या चोरी है तो आप 1 महीने की सजा दे सकते हैं। तो ऐसे ही तो दंड भी उतने ही अमाउंट में दिया जाएगा जितने अमाउंट में अपराध हुआ है। दंड का निर्धारण, अब दंड होगा क्या, तो दंड के रूप में आप देखिए आधुनिक कानून में भी क्षतिपूर्ति या जुर्माना लगाया जाता है, तो जनजातीय कानून में भी क्षतिपूर्ति या जुर्माना लिया जाता है इस तरह से। तो ये जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के जरिए आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि जनजातीय समाजों में भी कानून व्यवस्था है। इसको आगे और हम विस्तार से देखेंगे अगले किसी क्लास में। और उसके बाद जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण कोर टॉपिक है, जो कि हमेशा यह एक तरह से पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का आत्मा है, क्योंकि हमने अभी पहले ही बताया कि प्रारंभ से ही मानव शास्त्रियों का दृष्टिकोण था कि कुछ मानव शास्त्रियों ने शुरुआत में कह दिया था कि आदिम समाजों में तो कोई कानून व्यवस्था होता ही नहीं है, तो इसलिए उसे राज्यविहीन कहा गया था, स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। और दूसरा जो आधुनिक समाज के लोग रहते हैं उसको राज्य व्यवस्था कहा गया। तो राज्य और राज्यविहीन दोनों के बीच अंतर क्या है, इस अंतर के लिए 15 से 20 पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अलग अलग दर्शाकर हम यह सिद्ध करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो इधर भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे, इधर भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे, और इस तरह से हम लोग राज्य एवं राज्यविहीन प्रणाली में अंतर के साथ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो VVI होता है, हमेशा BPSC में पूछा जाता है, UPSC में भी कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो एक आधारभूत ढांचा है, जो उसका आउटलाइन है, कहां कहां तक उसका कवरेज है, उसको मैंने इस क्लास के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। और मेरा विश्वास है कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या कुछ है उसकी एक झलक तो आपको मिल ही गई होगी। बाकी 4-5 क्लास में हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पर जो भी टॉपिक्स थे उस पर काफी गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपकी तैयारी काफी जो कॉम्पैक्ट हो सके, आपके लिए मेमोराइज भी हो सके, क्योंकि याद भी रखना काफी जरूरी होता है। और फैक्ट्स हम सारे सहज और सरल भाषा में समझते हैं,
तो काफ़ी हमारे मन मस्तिष्क के लिए प्रभाव उत्पादक होता है, जो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। तो आगे हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में और भी कुछ टॉपिक को लेकर आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप इस टॉपिक्स को किताब में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि किताब का कोई विकल्प नहीं है। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का पहला टॉपिक अभी के लिए समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।